सभी मित्रों को सादर प्रणाम। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में। जनपद बहराइच के इतिहास के बारे में बात करें तो यह बात निकल के आती है कि यह सर्वप्रथम सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की नगरी ब्रह्माइच हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसका अपभ्रंश धीरे धीरे बहराइच बन गया। अगर जो बहराइच के इतिहास की बात करें तो जनपद बहराइच में 1857 की क्रांति के बाद भी लगातार हमारे जनपद बहराइच के कई रणबांकुरे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज का हमारा जो प्रकरण है वह यही है कि हमारे जनपद बहराइच के कई हिस्सों के भूले बिसरे बलिदानियों की तलाश कर उनकी कहानियों को उजागर करने का प्रयास आज इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है और इस चैनल का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो मित्रों, जिस समय भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त घोषित कर अंग्रेज जश्न में डूबे थे और बागी राजाओं, गांवों और जमींदारों की संपत्तियों तथा ज़मीनों को जब्त कर अपने भक्तों के बीच में बांटने में जुटे हुए थे, उस समय भी नेपाल की तराई से घोर कष्ट और अभावों के बीच कई जाने माने सेनानी जंग जारी रखे हुए थे। बेहद विपरीत माहौल के बीच भी उनमें जीने और फिर से लड़ने का दमखम बरकरार था। 1857 की क्रांति को जन क्रांति बनाने वाले अवध के करीब सभी प्रमुख विद्रोही नेताओं ने लखनऊ की बेगम हजरत महल तथा उनके पुत्र बिरजिश कद्र के संपर्क में रहते हुए नेपाल की तराई में जीवन की आखिरी जंग भी लड़ी थी। नेपाल की तराई से लगे मौजूदा उत्तर प्रदेश तथा बिहार का समूचा इलाका इस महान क्रांति में शामिल था। अंग्रेजों को यहाँ एक एक इंच जमीन वापस लेने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना घर परिवार वैभव सब गंवा देने वाले सभी प्रमुख सेनानी नेपाल की तराई में ही गुमनाम मौत मरे। उनके साथ गए हजारों लोगों का क्या हुआ, इस पर आज तक इतिहास में रोशनी नहीं पड़ती। भारतीय और अंग्रेज इतिहासकारों का ध्यान नेपाल की उस तराई की तरफ कभी नहीं गया। इतिहासकारों ने 1857 की महान क्रांति का अध्याय वैसे तो 18 अप्रैल 1859 को महान सेनानी तात्या टोपी की फांसी के साथ ही समाप्त कर दिया गया था। 1857 सिपाही विद्रोह था यह जनक्रांति। इसे लेकर अंग्रेज और भारतीय इतिहासकारों ने भले ही अलग अलग मत दिए हों, पर दोनों इतिहासकार इस पर एक मत हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सूर्यास्त तात्या टोपी की फांसी के साथ हो गया था। पर यदि राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेज तथा नेपाल की तराई से लगे जिलों के म्यूटिनी बस्ती और अन्य तथ्य बताते हैं कि यहाँ तराई में जहाँ एक और कई जाने माने क्रांति नायक अंग्रेजों से मुकाबला करने पहुँचे थे, वहीं बहराइच, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर की सीमा से हजारों की संख्या में किसान और मजदूर भी सिपाहियों के साथ पलायन कर गए। इतिहास गवाह है कि ये इलाके हर जगह आंदोलन का चिराग बुझ जाने के बाद भी अंग्रेजों से मोर्चा ले रहे थे। अंग्रेज़ों की तमाम घेराबंदी को तोड़कर और हजारों लोगों ने शहादत देकर क्रांति के अग्रणी नेताओं तथा उनके परिजनों को सुरक्षित नेपाल की सीमा तक पहुंचाया। बहुत से सेनानी और नायक भारतीय सीमा में अंग्रेज़ों से मुकाबला करते शहीद हो गए थे, पर भारत नेपाल के नागरिकों में उस कठिन दौर में भी आपसी रिश्तों की जो मजबूती कायम रही, उसे इतिहास के पन्नों में भी याद नहीं किया जाता है। नेपाल और भारत के तराई के लोगों के बीच सदियों से गहरे संबंध रहे हैं। इसके परिणाम और परिदृश्य वर्तमान समय में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि बहराइच और नेपाल का जो सीमा है वो एक दूसरे से सटा हुआ है। इन इलाकों में बहुत सी समानताएं हैं। नेपाल की राजसत्ता के भारी विरोध के बाद भी नेपाल के तराई के लोगों ने अपने गले लगाया और अपनी गरीबी तथा तंगहाली के बाद भी उनकी यथासंभव मदद की। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री राणा जंग बहादुर ने खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया था। अगर उस समय अवध में नेपाली और पटियाला की फौजें न पहुंची होती तो शायद आज़ादी का चिराग लंबे समय तक जलता ही रहता, पर उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और अवध की ऐतिहासिक लूट में भी भागीदार बने। शायद इसी नाते नेपाली राजसत्ता के प्रति अवध के लोगों में पीढ़ियों की भी नाराजगी भरी। अगर नेपाल की तराई के लोगों ने 1857 के महान नेताओं की मदद
न की होती तो बेगम हजरत महल से लेकर नाना साहब और राणा बेनीमाधव से लेकर राजा देवी बख्श सिंह सभी प्रमुख नेता नेपाल की सीमा में दाखिल होते ही अंग्रेजों की पकड़ में आ गए होते। इन नेताओं पर अंग्रेजों ने भारी भरकम पुरस्कार भी घोषित कर रखे थे। इन तथ्यों के साथ सवालिया उठता है कि क्या नेपाल की तराई के 21 जिलों में रह रहे मधेसिया लोगों के साथ 1857 की क्रांति के दौरान कोई संबंध रहा था। मधेश क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनमें से तमाम परिवारों के पुरखों के तार निश्चय ही 1857 से जुड़े थे। उनकी मदद से बहुत से क्रांतिकारी नेपाल में अस्थायी रूप से बस सके और बहुतों के परिवार तराई में मुख्य धारा में शामिल हो सके। भारतीय मूल के मधेसिया आज भी नेपाल की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए जंग कर रहे हैं। मालाबार के विपरीत मौसम की तरह उनके भी परिवारों के हजारों लोगों ने शहादत दी। नेपाल की कुल 2.30 करोड़ आबादी में से मधेसियों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक मानी जाती है। विभिन्न इलाकों में इनके 50 से अधिक संगठन कार्यरत हैं। पड़ोसी यूपी तथा बिहार के नागरिकों को उन्होंने 1857 से लेकर 1947 के बीच लगातार संघर्षों में मदद की। हिंदी के साथ नेपाल की तराई में मैथिली, भोजपुरी, अवधी तथा थारू बोली जाती है। मधेसी इलाका नेपाल के कुल क्षेत्रफल का 21% है। यही इलाका नेपाल का अन्न भंडार भी माना जाता है। अवध की क्रांति को वे अंग्रेजी इतिहासकार भी जन क्रांति मानते हैं, जो 1857 को साफगोई से सिपाही विद्रोह बताते हैं। अन्य जगहों की तुलना में अवध में क्रांति की तैयारी और सभी जगहों से अच्छी चल रही थी। अंग्रेजों के तमाम प्रयासों के बाद भी 18 माह तक अवध में स्वतंत्रता का दीप जगमगाता रहा और तराई से भी सरकार चलती रही। अवध को भारी भरकम फौजों और नेपाल से लेकर पटियाला तक की सेनाओं की मदद से दोबारा जीता जा सका। भारतीय सीमा में बेगम हजरत महल का आखिरी मुकाम बहराइच का बाउंडी का ऐतिहासिक किला था। 18 मार्च को बेगम हजरत महल तथा 21 मार्च को मौलवी अहमद उल्लाह शाह की पराजय के बाद भी बागियों, जिसमें ज़्यादातर किसान और श्रमिक थे, उन्होंने खून के आखिरी कतरे तक अंग्रेजों से संघर्ष किया। लखनऊ छोड़ने के बाद बेगम अपने करीबियों के साथ तराई के ही जिले शाहजहांपुर पहुंच गईं और उसके बाद बहराइच के बाउंडी के किले को और मजबूती दिलाकर युद्ध जारी रखा। जब चारों तरफ से अंग्रेजों ने जोरदार घेराबंदी की तो जुलाई 1858 में उन्होंने अपने साथियों से सलाह मशविरा कर बाउंडी के किले को छोड़ दिया, क्योंकि बाउंडी के किले पर और बाउंडी स्टेट पर लगातार खतरा मंडराने लगा था और वो बाउंडी छोड़कर नेपाल की तराई में जाना उचित समझने लगी। बाउंडी, जो कि बहराइच का एक स्टेट था और तत्कालीन रियासत थी, वह आज घाघरा के तट पर स्थित है, जिसका आप ढांचा देख सकते हैं, जिसे अंग्रेजों ने अपने तोपों से उड़ा दिया था। वहां पर बेगम के साथ कई तोपें, लगभग 15,000 की सेना, 500 बागी सिपाही तथा 16,000 समर्थक मौजूद थे। बाउंडी किले से ही उनके बेटे बिरजिस कद्र ने 9 मई 1858 में नेपाल में राणा जंग बहादुर को पत्र लिखकर दोस्ती का हवाला दिया था और मदद भी मांगी थी। पत्र में उन्होंने अंग्रेजों की मंशा पर सवाल खड़ा करने के साथ हिंदुओं और मुसलमानों को भ्रष्ट करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग करने जैसी बातें उनके साथ लिखी हुई थी। उनसे पूछा कि आप तो हमारे दोस्त थे, पर अंग्रेजों की मदद के लिए आप अवध में आपकी सेनाएं कैसे आ गईं? नेपाल की सेनाओं ने मंदिर, मस्जिद और इमामबाड़ा क्यों तबाह कर दिया? पत्र में बिरजिस कद्र ने उनसे अंग्रेजों को समाप्त करने में मददगार बनने की अपील की थी, पर इस पत्र का जवाब बिरजिस कद्र का दूत 17 जुलाई 1858 को उनके पास लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा था कि राणा इस लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देंगे। शायद बेगम नेपाल को भरोसा था कि पुराने संबंधों के आधार पर नेपाल बागियों को मदद देगा, लेकिन यह केवल बेगम के लिए दिवा स्वप्न साबित हुआ। नेपाल के इनकार के बाद बागियों की क्या मनोदशा रही, इसकी सहज परिकल्पना नहीं की जा सकती। जनवरी 1859 में विशेष आयुक्त मेजर बैरो ने मुख्य आयुक्त लखनऊ को पत्र लिखकर बेगम हजरत महल तथा उनकी सेना की नेपाल में अवस्थिति का नक्शा भेजकर यह भी अवगत कराया कि उनके पास 7 तोपें बची हैं और वे दोबारा अवध में समस्या खड़ी कर सकती हैं, लेकिन उनकी सेना में वास्तव में कितने लड़ाके हैं, इसका अंदाजा अंग्रेजी खुफिया तंत्र भी नहीं लगा सका था। अंग्रेजी खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक
28 मार्च 1859 को बेगम हजरत महल, बिरजिस कद्र तथा नाना साहब बुटवल में थे। इसी के बाद 7 अप्रैल 1859 को इनके साथ रुहेलखंड के महान बागी नेता खान बहादुर खान भी आ मिले और ये सभी नेपाल के नियाकोट किले में एक साथ रहे। अपने पाले में खींचने के लिए अंग्रेजों ने हर संभव कोशिश की थी और आखिर में 1 लाख रुपए महीने की पेंशन तथा लखनऊ में रहने के लिए महल देने का भी प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन 1859 तक बेगम के करीबी साथी और सहयोगी राणा बेनी माधव, राजा देवी बकत सिंह, बौंडी के राजा महाराजा हरदत्त सिंह सवाई, राजा नरपत सिंह तथा राजा गुलाब सिंह अपने रणबांकुरों के साथ लड़ते रहे। इन्होंने माफ़ी मांगने और अपना राज वापस लेने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों के पेंशन तथा समर्पण के प्रस्ताव को उनके सभी करीबी साथियों ने ठुकरा दिया। आखिरकार तमाम पत्राचारों के बाद बेगम, उनके पुत्र तथा कई औरतों को नेपाल में शरण मिल गई। यह बात अवध के तराई इलाकों में आज भी बुजुर्गों के जुबान से सुनी जाती है। देखने वाली बात यह होगी कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद बहराइच जिला प्रशासन कहां तक चौकन्ना होता है और इतिहास में खोए हुए इन रणबांकुरों के स्थान को कैसे